दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज बात करेंगे, आज जो दिन है 17 मई। 17 मई बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इसका हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में तो इसका महत्व है ही, लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद भी इसका महत्व लगातार बढ़ता ही गया है। मैं बात कर रहा हूँ 17 मई 1934 की, जब कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। दोस्तों उस समय बहुत बड़े बड़े नेता थे, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली, कमला चट्टोपाध्याय वगैरह वगैरह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऐसे कई नेता थे जो नासिक जेल, इनमें से कुछ जो है नासिक जेल में बंद थे। और नासिक जेल में ही ये तय किया गया कि हमको भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि देश तो आज़ाद हो ही जाएगा, लेकिन आज़ाद होने के बाद भारत किस तरह से आगे बढ़ेगा और इसमें किस तरह की व्यवस्थाएं होगी। क्या हम फिर से सामंती टुकड़ों में बढ़ जाएंगे? क्या हम राइट विंग जैसे पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएंगे? ये सारी बातें उस समय चल रही थी और इस पर विचार करते हुए अगर ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो फिर गरीब मजदूरों का, किसानों का, गरीब लोगों का, वंचित लोगों का, आदिवासियों का, दलितों का, इनका क्या होगा और इनको कैसे न्याय मिलेगा अगर ये सामंतों के हाथ में चला जाता है या पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। तो इस पर बहुत गहन विचार के बाद ये तय हुआ कि हम नासिक जेल से बाहर निकलने के बाद इसके ऊपर कुछ ठोस कार्यक्रम बनाएंगे। फिर 17 मई 1934 को इसी सारे बात को लेकर के पटना में इस्लामिया हॉल है, वहाँ पर एक उसके अंदर एक बैठक हुई और उसमें ये सारे नेता कमला चट्टोपाध्याय और अब्दुल वारी और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अशोक मेहता, मेरे समझ में SM जोशी भी उसमें थे। तो इस तरह से काफ़ी लोग उसमें एकत्रित हुए और उन सब ने 2-3 घंटे वहाँ बैठक करके ये तय किया कि हम एक अलग कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि इस समय कांग्रेस को छोड़ना या कांग्रेस का विघटन करना देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक बड़ा झटका लगेगा, इसलिए हम उसको नहीं करना चाहते। हम देश के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के साथ अंदर ही रहेंगे और कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही हम समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये सारी बातें हुई उस रोज। उसके बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण को उसका संयोजक बनाया और 3 महीने में, मतलब अक्टूबर के अंदर एक सम्मेलन बुलाने की बात हुई कि सारे देश के समाजवादियों को बुला करके पार्टी का गठन किया जाए। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है आज के दिन की। पूरी बात में अभी अपन करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये अपील करूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप इनको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों तक, दूसरे लोगों तक भी भेजें, और ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखें, ताकि ये जो हम बातें करते हैं ये लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। तो दोस्तों 1934 में पटना के अंदर जो बैठक हुई उसमें ये तय किया गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया जाएगा। फिर जो है
देश के आंदोलन में लगातार भाग लेते रहे और 1936 से 40 के बीच में किसानों, मजदूरों और युवाओं के बीच समाजवादी विचारधारा को फैलाने व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के विदेश विभाग का इंचार्ज बना दिया, सचिव बना दिया और उन्होंने जो विदेश नीति बनाई वो ही विदेश नीति बाद में हमारे स्वतंत्र भारत की विदेश नीति रही। उसके बाद 1939 में 38 से ही एक तरह से विश्व युद्ध चालू हो गया था। 39-40 में तो तेजी पर था, तो उस समय कई नेता जो है, कई युवा नेता, मधुलिमय जैसे लोग जो है इस में जुड़े, इस पार्टी में जुड़े और उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी समाजवादियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उस समय वास्तव में तो ये है कि महात्मा गांधी उस समय आंदोलन करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, यूसुफ मेहर अली और ऐसे कई लोगों चाहते थे कि इस समय सही समय है, इस समय एक तगड़ी चोट करनी चाहिए अंग्रेजों के ऊपर ताकि ये हमारे को आज़ाद करे और छोड़ के चले जाए। तो महात्मा गांधी को इसके लिए तैयार करने के लिए डॉक्टर लोहिया 7 दिन तक गांधी के पास रहे और फिर गांधी ने वाइसराय को पत्र लिखा और लोहिया को बताया। तो लोहिया ने पूछा कि आप तो इससे सहमत हैं? उन्होंने कहा मैं सहमत नहीं होता तो चिट्ठी क्यों लिखता। तो फिर ये घोषणा हुई कि हम फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी ने ये घोषणा की, मतलब चैलेंज किया अंग्रेजों को कहा कि भारत छोड़ो और चले जाओ यहाँ से, और हमारे देश के लोगों को कहा कि ये समय है कि करो या मरो का नारा दिया। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है, क्विट इंडिया का नारा भी हमारे समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली, जो उस समय बम्बई के मेयर थे, बहुत बड़े नेता थे मतलब उस समय, उन्होंने दिया था और ये सुझाया मतलब गांधी जी को, और गांधी जी को ये पसंद आया और उन्होंने इसको फिर लागू किया। तो 1942 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो 8 और 9 अगस्त को सम्मेलन था गवालिया टैंक मैदान पर यहाँ बम्बई में, और उस समय 8 तारीख को ही सब बड़े नेताओं को इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जितने भी बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। तो 9 तारीख को सम्मेलन होना था, झंडा फहराना था, अध्यक्षता करनी थी सम्मेलन की और कोई नेता नहीं था। उस समय अरुणा आसफ अली बाहर निकली और झंडा फहराया और गायब हो गई। गायब इसलिए हो गई कि वहाँ पर अंग्रेजों की पुलिस और सेना खड़ी थी कि जो भी इसकी अध्यक्षता करेगा या नेतृत्व करेगा उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अरुणा आसफ अली ने उसको झंडा फहरा करके भूमिगत हो गई, जो मतलब 1946 में जब सब लोगों को आज़ाद कर दिया तभी वो बाहर निकली, तब तक वो भूमिगत ही रही और भूमिगत रहते हुए भी आंदोलन का काम किया, पत्रिका निकाली और मतलब लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करती रही। तो ये 1942 में समाजवादियों का रोल बहुत ही ज़बरदस्त रोल था, मतलब केवल ये कहने को ही नहीं था कि हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस समय जैसे डॉक्टर लोहिया भूमिगत हो गए और
कई लोग भूमिगत हो गए। उषा मेहता जो बहुत ही कम उम्र में थी, 18-20 साल 20-22 साल की रही होगी उस समय, उसने भूमिगत रहते हुए एक गुप्त आज़ाद हिंद रेडियो चलाया। और आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में आज़ाद हिंद रेडियो चलाना कितना बड़ा जोखिम का काम है, लेकिन उसने किया। और लोहिया जी उसके ऊपर अपना वक्तव्य देते थे। शाम को रोज सारे दिन की घटनाएं जो आंदोलन में होती थी उन घटनाओं का वो वर्णन करते थे वहाँ पर। तो इस तरह से आज़ादी के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण भी नेपाल वहाँ से नेपाल चल गए थे, तो वहाँ से आए, फिर उनको भी 1943 में अरेस्ट कर लिया था अंग्रेजों ने। और लोहिया भी गुप्त रहते हुए भी अरेस्ट हो गए थे, भूमिगत रहते हुए खुल गया राज उनका और वो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और सब जनों को 1946 में छोड़ दिया, लेकिन लोहिया और जेपी को नहीं छोड़ा। अंग्रेजों को इनसे बहुत भय था, तो इन दोनों को नहीं छोड़ा। तब गांधी को अंग्रेजों को धमकी देनी पड़ी कि अगर आप इन दोनों को नहीं छोड़ोगे तो आगे की कार्रवाई कुछ नहीं होगी, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। तब अंग्रेजों ने लोहिया जी को और जयप्रकाश को जेल से छोड़ा। ये पहले वहाँ थे, लाहौर में थे शायद, बाद में आगरा जेल में शिफ्ट किया था, और आगरा जेल से फिर उनको 1946 के बाद मतलब उस समय छोड़ा। दोस्तों, समाजवादी आंदोलन का जो इतिहास है वो बहुत स्वर्णिम इतिहास है। और आप देख ही रहे हैं कि 1942 के आंदोलन में तो इन्होंने काफ़ी जबरदस्त तरीके से छात्रों का और युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, सबको इस आंदोलन में उतारने का काम किया। हमारे जो जीजी पारिक हैं, जो अभी भी 101 साल के हैं, वो भी अपनी पढ़ाई छोड़ करके इस आंदोलन में कूद पड़े। मधुलिमा तो पहले से थे ही, और भी ऐसे कई नेता थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके और स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। जैसे कर्पूरी ठाकुर भी अपनी पढ़ाई छोड़ करके इस गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े थे। तो कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत जबरदस्त तरीके से, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, मतलब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस समय महात्मा गांधी तो नोआखाली में थे, और लोहिया अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो नोआखाली में उनके साथ थे। वो भी 15 अगस्त के समारोह में शामिल नहीं थे दिल्ली के अंदर, वो गांधी के साथ वहाँ थे। खैर, फिर गांधी जी की डेथ हो गई, और गांधी जी 48 में डेथ हो गई। फिर कांग्रेस में जो दक्षिणपंथी लोग थे, उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया और ये कहा कि भाई आप या तो कांग्रेस में रहो या समाजवादी पार्टी अलग बनाओ। कांग्रेस के अंदर पार्टी विद इन पार्टी नहीं चलेगी। तब लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव तो इसके पक्ष में नहीं थे कि पार्टी छोड़ी जाए, लेकिन बाकी नेता जो है ये चाहते थे कि हम पार्टी छोड़ दें और हमारी पार्टी का कार्यक्रम अच्छा है, हम इसको सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए एक ऐसा दल चाहिए जो विपक्ष में रहे, इसलिए हम इसको छोड़ दें। तो फिर इस पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने अलग अपनी समाजवादी पार्टी बनाई और 1952 में चुनाव लड़ा। चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए, कुछ सीटें मिली और 10% वोट ही मिला। उसके बाद 1952 में ही
शायद 52 या 53 में आचार्य कृपलानी जी की पार्टी जो थी, उस जो प्रजाकृषक पार्टी, उसके साथ समाजवादी पार्टी का विलय हो गया और दोनों पार्टियों को मिलाकर के नाम रखा प्रजा समाजवादी पार्टी। प्रजा समाजवादी पार्टी का काम चल रहा था, पर केरल में जो समाजवादी चीफ मिनिस्टर थे आनू पिल्लई, उनकी सरकार ने वहाँ पे निहत्तों पर गोली चला दी, लाठी चलाई, गोली चलाई। तो लोहिया उस समय जेल में थे। जेल से ही उन्होंने ये कहा कि निहत्तों पर गोली चलाने वाली सरकार का हम समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आचार्य नरेंद्र देव और कई उनके साथी जो है यूपी में कांग्रेस पार्टी से एमएलए चुने गए थे। तो उन्होंने जब पार्टी छोड़ी तब उस विधायक पद से भी इस्तीफा दिया। ये नैतिकता 1948 में थी समाजवादी पार्टी के अंदर। आज जो खरीद फरोख्त हो रही है और अरबों करोड़ों रुपए 50 होके एकदम ओके कर जो चल रहा है, ये उस समय भी नहीं था हमारे समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा हूँ और कांग्रेस से जीता हूँ, और मैंने अगर कांग्रेस छोड़ दी है तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं वो विधायक करूँ। वो हट गए विधायक पद से और कांग्रेस ने फिर उनको वापस उपचुनाव में हराने के लिए जितने नीच और गिरे हुए काम कर सकती थी उन्होंने किए और उनको हराया। तो ये नैतिकता थी उस समय। सारे विधायकों ने जो समाजवादी पार्टी में आए उन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर मैं आपको 1952 में 53 में जो कृपलानी से विलय हुआ, 54 में जयप्रकाश नारायण ने पार्टी छोड़ दी और वो सर्वोदय में आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे के साथ चले गए। और इधर 55 में, अच्छा ये हो गया, इधर 56 में डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया के बीच में पत्र व्यवहार हुआ और ये तय हुआ कि हम दोनों मिलेंगे और मिलकर के रिपब्लिकन पार्टी और समाजवादी पार्टी का विलय कर लेंगे। लेकिन वो दिन नहीं आया, उसके पहले ही डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया। अगर वो विलय हो जाता तो शायद देश का इतिहास बिल्कुल बदल जाता, भारत देश का इतिहास बिल्कुल बदल जाता, क्योंकि ये दोनों मिलकर के बहुत बड़ी ताकत हो गई। तो 1956 में ये संभव नहीं हो पाया और उसके बाद 1964 में प्रजा समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का विलय हो गया। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई। 1964-65 में ही इस पार्टी का विघटन हो गया और दोनों अलग अलग पार्टी बन गई। 1967 में डॉक्टर लोहिया ने एक नया रणनीति बनाई कि कांग्रेस जो है वोट के विभाजन की वजह से जीत रही है। थोड़े वोट आते हैं, कम वोट आते हैं, तब भी जीत जाती है क्योंकि वोटों का विभाजन हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष एक होकर के लड़े, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और विपक्ष को कहा कि सब एक होकर के चुनाव लड़ो तो हम कांग्रेस को हरा सकते हैं। उनका मानना था कि कांग्रेस, ये एक बार टूटना चाहिए कि कांग्रेस अजय है। कांग्रेस अजय नहीं है, हमको ये दिखाना है कि कांग्रेस अजय नहीं है, कांग्रेस को हराया जा सकता है। तो उस समय फिर सारी पार्टियों के लोग एक हुए, गठबंधन बना, एक तरह का गठबंधन भी नहीं बना एक्चुअली, खाली सीटों का एडजस्टमेंट हुआ। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जो गठबंधन हुए उसमें वो गठबंधन हुए और उसमें ये हुआ कि 8 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारों को अपदस्थ कर
और विपक्ष की सरकारें बन गई। लेकिन 1971 में चुनाव, ये युद्ध हुआ और युद्ध के बाद 1972 में 71-72 में जो चुनाव हुए बाद में प्रदेशों के भी, और तो उससे वो कांग्रेस वापस स्थापित हो गई। लेकिन 1972 में गुजरात में आंदोलन शुरू हो गया था और आंदोलन से वहाँ चिमन भाई पटेल की सरकार को गिरा दी गई थी। और 74 में जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उससे गफूर सरकार भी गिरी बिहार में और बाद में जो है देश में आपातकाल लग गया उनके उस आंदोलन से। और आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए 77 में, उसमें जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। तो इस तरह से मतलब इंदिरा गांधी को हराने का काम जयप्रकाश नारायण, जो राजनीति छोड़ चुके, वो फिर से राजनीति में आए, सक्रिय हुए। छात्रों के कहने से, उनका कोई पार्टी, किसी पार्टी विशेष से वो नहीं जुड़े, लेकिन छात्रों के का नेतृत्व किया उन्होंने और इंदिरा गांधी को हराया और मोरारजी देसाई की सरकार बनी। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार समाजवादियों के और जयप्रकाश नारायण के भी सपनों को पूरा नहीं कर सकी। उनकी अपेक्षाएं मोरारजी देसाई की सरकार से पूरी नहीं हुई, तो उनकी सरकार गिरा दी गई और चरण सिंह सरकार में आए। चरण सिंह जी की सरकार का भी बड़ा दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस ने जो समर्थन दिया था, उन्होंने संसद में बहुमत हासिल करने के पहले ही उसको गिरा दी गई। खैर, लेकिन उस समय एक बड़ा काम ये हुआ कि 1974 में रेल हड़ताल हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जो समाजवादी नेता थे, जो समाजवादियों के नेतृत्व में रेल हड़ताल हुई और वो रेल हड़ताल अभूतपूर्व थी। मतलब वैसी हड़ताल न भविष्य में, न भूतो न भविष्य थी। मतलब पहले भी कभी नहीं हुई और भविष्य में भी कभी नहीं होगी, ऐसा अनुमान था और हुआ। अभी तक तो नहीं हुई है। तो उस समय मतलब 20-25 दिन तक रेलें ठप हो गई, सारा काम बंद हो गया और जो बोनस की बड़ी मांग थी वो नहीं मानी गई। इंदिरा गांधी ने बहुत जुल्म ढाए और बर्खास्त कर दिए बहुत से रेलवे कर्मचारियों को। जॉर्ज फर्नांडिस ने हड़ताल वापस ले ली। चरण सिंह की सरकार ने उन रेल हड़तालियों को, और वैसे तो मोरारजी देसाई की सरकार में ही उन हड़तालियों को वापस ले लिया था, लेकिन चरण सिंह की सरकार में उन रेल कर्मचारियों के लिए बोनस की मांग को मान लिया गया। तो उस समय एक बड़ी उपलब्धि समाजवादियों के खाते में जमा हुई। और उसके बाद उसी सरकार में मंडल आयोग का भी गठन हुआ। पहले उन्होंने काका कालेलकर कमेटी को लागू करने की बात कही, फिर मोरारजी देसाई और जनसंघ के लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत पुराना हो गया है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ओबीसी को वो मिले, मतलब आरक्षण मिले। इसलिए उन्होंने टालने के लिए ये कहा कि अच्छा, मंडल आयोग को एक आयोग बना देते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग, वो जो सिफारिशें देगा उसको हम लागू करें। तो उसके ऊपर उन्होंने मंडल आयोग का मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन ने 80 के आसपास वो रिपोर्ट सबमिट कर दी, लेकिन उस समय सरकार चली गई और इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी ने उसको दबाए रखा और कांग्रेस ने मतलब 80 से 89 तक उसको दबा के रखा। राजीव गांधी ने भी उसको लागू नहीं किया। लेकिन 89 में जब वीपी सिंह की सरकार आई और वो सरकार समाजवादियों के दबाव में बनी थी, समाजवादियों के सहयोग से बनी थी कहना चाहिए, तो उसको फिर समाजवादियों ने उस पर दबाव डाला और मंडल आयोग को लागू किया। मंडल आयोग लागू करने से जो भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी उस सरकार को, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि वो पिछड़ों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थे।
और उन्होंने खैर उस समय बहुत विविध से राजनीति हुई, पीछे से तेल डाल करके लोगों को जलाया और इस तरह से वो जो है पूरा गेम प्लान हुआ। लेकिन वो सरकार गिर गई। लेकिन उस समय मतलब उस दौर में, जनता दल के दौर में, यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में, और जब बिहार भी मतलब जॉइंट झारखंड सहित था, और फिर इधर अपने कर्नाटक में, उड़ीसा में, इन जगह भी समाजवादी पार्टियों की सरकार, समाजवादी विचारधारा के लोगों की सरकारें थी, चाहे से पार्टियां उन्होंने अलग अलग बना ली थी। बाद में मतलब 92 में शायद 92 में समाजवादी पार्टी बनाई मुलायम सिंह जी ने, और 92 में या 91 में जनता दल राष्ट्रीय बना, और देवेगौड़ा जी ने का जनता दल सेक्युलर बना, और नीतीश कुमार वगैरह ने जनता दल यूनाइटेड बनाया। नीतीश कुमार और जॉर्ज साहब तो खैर बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन में चले गए, लेकिन ये लोग जो है बाद में भी विरोध करते रहे, और कांग्रेस के 2004 में कांग्रेस की सरकार बनवाने में इन लोगों ने मदद की। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये समाजवादियों का इतिहास है कि जहाँ भी रहे बहुत सक्रिय रहे, समाज को एकत्रित किया, और जो सबसे बड़ा जो काम इन्होंने किया वो ये है कि जो कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में या बड़े घरानों के हाथ में या स्वर्ण लोगों के हाथ में जो सत्ता थी, उस सत्ता को वहाँ से तोड़ करके नीचे तक आदिवासियों, दलितों और ओबीसी तक उस सत्ता को पहुंचाने का काम किया। ये एक बहुत बड़ा काम जो है इस देश में हुआ, वो समाजवादियों की वजह से हुआ। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि क्या कभी कोई आदिवासी या ओबीसी या मतलब दलित राष्ट्रपति बन सकता था? सीजेआई बन सकता था दलित? कभी नहीं बन सकता था। अगर समाजवादियों का इतना दबाव नहीं होता, अगर डॉक्टर लोहिया ने ये नारा न दिया होता कि पिछड़े पाँव में 100 में 60, धन और धरती बंट के रहेगी, भूखी जनता अब न सहेगी, इस तरह के जो नारे दिए लगातार, और नारों पर कदम कदम पर अगर जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, और लोहिया ने तो दाम बांधो और हिमालय बचाओ, और तीनाना बनाम पंद्राना की जो बहस है वो ऐतिहासिक बहस है संसद में। इस तरह से कई काम ऐसे किए जो गिनाए जा सकते हैं, और अगर उन सबको गिनाने लगें तो ये आधा घंटे हो गया है मेरे को बात करते करते, ये 2-3 घंटे तक भी बोलूँ तो मैं नहीं गिना सकता। तो कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टियों का इतिहास बहुत अच्छा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि अभी भी सारे समाजवादियों को इकट्ठा होकर के एक साथ भाजपा के खिलाफ आंदोलन में उतरना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए। बिना सड़क पे आए कोई काम नहीं होगा। आपने डॉक्टर लोहिया ने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, वोट फावड़ा और जेल। वोट फावड़ा और जेल का मतलब यह है कि वोट का मतलब लोकतंत्र में चुनाव की पद्धति से हम सरकार बनाएं और उसमें भाग लें। फावड़ा का मतलब रचनात्मक काम, मतलब, और जेल मतलब आंदोलन, संघर्ष करके जेल जाएं, खाली समय में हम रचनात्मक काम करें और फिर चुनाव के लिए चुनाव लड़ें और सरकारों को बदलें। तो ये उनका जो नारा था, इसमें से लोगों ने क्या किया, समाजवादियों ने ही खास तौर से ये किया कि वोट को तो पकड़ लिया, रचनात्मक काम और जेल बिल्कुल छोड़ दी, संघर्ष करना छोड़ दिया। कुछ एक लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तो ये 2014 तक तो ये सरकार, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार में सारे समाजवादी वगैरह ये सब साथ थे ही। 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी समागम के नाम से एक सशक्त संगठन बन रहा है।
और उसके जो नेता हैं, राजकुमार जैन, सुनीलम, डॉक्टर प्रोफेसर आनंद कुमार, रमाशंकर सिंह वगैरह वगैरह, ये लोग मिलकर के इस, और जीजी पारिक के नेतृत्व में या उनके सक्रिय सहयोग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी उसमें उनके साथ हैं। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में हम भी जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, और मैं चाहता हूं कि और सब लोग भी इसमें मदद करें और एक संगठन, मजबूत संगठन बनाए बिना किसी पार्टी से जुड़े हुए, ताकि समाजवादी विचारधारा को पूरे देश में एक प्रेशर ग्रुप के रूप में स्थापित किया जा सके, खड़ा किया जा सके। मैं ये बात कह करके यहाँ पे मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो फॉरवर्ड करें और दूसरे सोशल ग्रुप्स में डालें, लोगों को बताएं कि वो भी इसको देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।